जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार ओपन कर लूं कंप्यूटर। ओके, सो कैन यू सी इट? Yes, sir. ओके, सो ये देखो आपका स्फेरिकल वाला है, ठीक? तो एक बार जरा ध्यान से सब लोग देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज आवर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, राइट? So the P point lies on the sphere, right? The P point lies on the sphere. तो ये जो मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखो, ये जो चीज है that is on the sphere. ये नजर आ रहा है ना सबको? This is on Yes, the sir. sphere. So P point is on the sphere. और इस P point से आप अगर यहाँ पे आ जाओ XY plane पे, तो this is phi, okay? And this is R. And if you want to see in terms of plane, जो मैंने आपको promise किया था, तो अब जरा ध्यान से देखो, फाई कांस्टेंट आप पहले से जानते हो, यस और नो? Yes, sir. फाई कांस्टेंट आपको पहले से पता है। आर कांस्टेंट, यहां पे एक कर्व सरफेस होगा विच विल बी अ स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? स्फीयर होता है ना। सो अगर आर कांस्टेंट कर लो तो दिस विल बी अ स्फीयर। तो जो तीन सरफेसेस कट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस प्लेन, एक आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ये जो स्फीयर है, यस। यस सर। और जो जहां पे तुम्हारा थीटा कांस्टेंट होगा, वो ध्यान से देखो, अगर आपने थीटा कांस्टेंट कर दिया तो ये आपका एक कोण बन जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, आप sir. आप एक पेन लो जो कि जेड एक्सिस डायरेक्शन में है। मेरी फोटो तो नहीं दिखती होगी ना, मेरा वीडियो Sir. दिखती है सर। दिखती है? तो Yes, अगर sir. आप इस तरीके से एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में पेन ले लो और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बना के फिक्स कर दो, चिपका दो इसको, तो ये थीटा एंगल पे हर तरफ घूम सकता है। यस सर। एंड दिस विल बिकम अ कोन, ठीक है? तो जो स्फेयर के तीन सरफेसेस जो कट करते हैं वो क्या होते हैं? एक फाई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज अ प्लेन, एक आर इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज अ स्फेयर, और एक थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्ट विच इज अ कोन। इन तीनों के इंटरसेक्शन पे होता है पॉइंट पी। ये बात पहले गौर किया था आपने? No, sir. No, sir. नहीं सर, ये थीटा वाला नहीं की थी सर। तो सो जो भाई तीन चाहिए ना, हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, तो तीन तो मिनिमम चाहिए बताने के लिए, चाहे जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओ। तो एक्स वाई जेड या रो फाई जेड या आर थीटा फाई। सो आर थीटा फाई में जो तीन अलग अलग कर्व सरफेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन पे पी बैठा हुआ है, वो है एक प्लेन, एक स्फीयर और एक कोन। ओके, यस सर। अब आप अपने आप बताते चले जाओगे क्योंकि अब आपको सब पता है। ये बताओ, आर कैप की डायरेक्शन किधर होगी? आर के बढ़ने के डायरेक्शन में। और फाई कैप की डायरेक्शन किधर होगी? फाई के बढ़ने के डायरेक्शन में, तो इसको पैरेलल उठा के इधर रख दिया, ठीक है? फाई के बढ़ने के डायरेक्शन में। और आर क्रॉस फाई, सो क्या होता है? आर थीटा और फाई। सो फाई क्रॉस आर करोगे तो आ जाएगा थीटा की डायरेक्शन। जरा सब लोग करो हाथ से, फाई के डायरेक्शन में उंगलियों को खोलो और आर के डायरेक्शन में बंद करो। हो गया सर। नीचे आ गया? यस सर। यस सर। अब एक बहुत मजेदार बात और बताता हूं। ये पी तो आपको नजर आ ही रहा है सबको, हाँ?
अच्छे से दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा बड़ा Yes, कर sir. दिया है। अब जरा इस पी पॉइंट को हाथ से पकड़ लो सब लोग, पकड़ लिया पकड़ लिया। यस सर। इसको ले जाके वाई एक्सिस पे रखो, यहां रख दिया। Yes, sir. Yes, sir. भाई इसको पकड़ के लाओ, यहां रख दो। अब बताओ आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी? वाई कैप। पाई तो कैप y axis पे, वाई y कैप, axis पे। वेरी। और फाई कैप की डायरेक्शन? वाई तो Minus कांस्टेंट x हो cap. जाएगा। सॉरी, माइनस एक्स माइनस एक्स कैप। और थीटा कैप की डायरेक्शन? माइनस माइनस z Minus cap। z cap. अब जरा उठा उठा के यहां रखो और मन में सोचो, कोई दिक्कत? यहाँ पे आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ जेड कैप z Z cap। cap. R की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस तो वाई minus y x होगी, अरे एक्स कैप भाई, कैसे x सोच cap रहे हो होगी सर। एक्स कैप भाई, यहाँ पे यहाँ रखोगे पॉइंट को तो आर ये बन जाएगा, दिस विल बी आर, और आर के बढ़ने के डायरेक्शन में हो जाएगी। एनी डाउट? नो सर। सर जब वहां पे जेड पे हम पॉइंट रखेंगे तो सर फाई की डायरेक्शन क्या होगी? फाई की अब देखो, ये जब तुम ले जाते हुए इस तरीके से रखोगे उठा के जेड पे, तो आर की डायरेक्शन इधर हो गई, और अब फाई है क्या? सर y ये ये बताओ। Minus x cap. माइनस वाई कैप। सर y नाउ व्हाट cap इज आ रहा फाई है। एंड व्हाट इज थीटा? सो अब थीटा इस फाई तो तरफ हो 0 जाएगा, ठीक है ना? थीटा के बढ़ने के डायरेक्शन, नहीं बढ़ने के, जीरो और वो मत देखो, वो तो पर्टिकुलर वैल्यू है ना। तुम थोड़ा सा यहाँ सपोज कर लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जरा सा ये इधर बढ़ता हुआ जा रहा है ना। थीटा तो 0 हो जाएगा यस, सर। तो थीटा की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इधर कम हो रही है ना। सर ये थीटा का नहीं समझ में आया। एक माइनस एक वाई सेकंड रुक कैप. जाओ, रुक जाओ, दोबारा से बता रहा हूँ, वेट वेट। जब आप ये तीनों को एकदम ऐसे, ये तो तीनों बिल्कुल सॉलिड है ना, आप समझ रहे हो कि सर। नहीं? यस सर। भाई ये तो बिल्कुल सॉलिड चीज है ना। 3 पेंसिल ले लो, 3 पेंसिल्स ले लो, एक का डायरेक्शन जब यहां पे लेके आ रहे हो तो वाई कैप का डायरेक्शन इधर कर दो, और थीटा कैप का नीचे कर दो, और फाई का माइनस एक्स कैप की तरफ कर दो जब यहां पहुंच रहे हो, ठीक है? यस और सर। उसी को लेके ऊपर जाना है, उसी को ले। तो आपको जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप हर जगह याद रखना पड़े, आपको सोचना पड़े, क्योंकि मैं आपको सब में रिलेशन भी बताने वाला हूं कि आप यहां पे रखोगे तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगी। थोड़ा सा इमेजिन करना भी सीख लो, बट अदरवाइज यू विल लर्न टू नो कि वो क्या होगी। ओके भाई, मैथमेटिक्स किस लिए है? कि जहां पे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आए वहां पे हम मैथमेटिक्स लगा के देख लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो आर कैप है और जो थीटा कैप है और जो फाई कैप है, जैसे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप एक सॉलिड चीज है, वैसे ही ये भी एक सॉलिड है ना, तीनों के बीच में परपेंडिकुलर फिक्स है। यस सर। ओके, तो जब तुम इसको मूव कराओगे तो ये बिल्कुल साथ ही मूव करेंगे। अब देखो, यहां से मूव करते हुए गए वाई पे, तो फिर ऊपर करके गए, तो अब थीटा कैप अंदर की साइड माइनस एक्स कैप की साइड हो जाएगा, और फाई कैप बाहर की साइड हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बट वो जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको यूनिट वेक्टर्स में रिलेशन भी सिखाने वाला हूँ। ओके, ओके सर। जैसे जैसे आप यहां पहुंचोगे तो एंगल पुट कर दोगे तो अपने आप यूनिट वेक्टर निकल आएगा। डोंट वरी, बस विद इन नो टाइम, जल्दी से बता रहा हूं, ठीक? अब जरा ये देखो, ये वाले फिगर में फिर से वही छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है, उसका इंप्रेशन नीचे बना लिया है। तो इसको फिर से जरा सामने वाला फेस बना रहा हूं, सामने वाला फेस बना रहा हूं मैं, ये वाला सामने वाला। तो ये बताओ कि ये कितनी लेंथ होगी? ये लेंथ होगी ये वाली, यस और नो? यस सर। तो अगर 25 अगर ये आर है तो ये आर
साइन थीटा साइन थीटा है, पहले ही बता चुका हूं। तो ये लेंथ जो है आर साइन थीटा है, माने रेडियस आर साइन थीटा है। तो ये कितना होगा? एंगल R इज sin इक्वल टू theta आर d अपॉन रेडियस, आर साइन थीटा डी फाई। ये सबको आता है ना ये चीज, कि अगर ये एंगल है, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो क्या रिलेशन है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? एंगल टू रेडियस। तो एंगल यहाँ पे डी फाई है, ये वाली लेंथ पता चल गई। अब ये वाली लेंथ बताओ, व्हाट इज दिस लेंथ? R d theta. क्योंकि ये थीटा के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर, डी जैसे ये फाई के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, थीटा के डायरेक्शन में, तो हर तरफ लेंथ ही तो लिखना है। तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, और डी थीटा। ठीक है। और जो अंदर की साइड से आ रहे हो, इस साइड, वो क्या है? डी आर। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब जरा मुझे बताओ सब लोग, ये वाला एरिया कितना होगा? जल्दी जल्दी बताना है। R square sin R theta square d sin theta theta साइन d थीटा phi. डी थीटा और डी phi. फाई। सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ आर सर। स्क्वायर साइन R थीटा square थीटा Theta d phi. आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, यानी इसको पूरा इंटीग्रेट कर लिया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, विच इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, राइट? यस यस सर। सर। इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा? आर कैप। R cap. आर कैप की डायरेक्शन में होगा। और ये वाला एरिया कितना होगा? मैं छोटा सा पेंट लगा रहा हूं, आपको बताते रहना है। सर आर डी थीटा और डी आर। R d theta d theta। पहले पहले देखो, ये वाला हाइट कितना है? आर डी थीटा, और ये है डी आर, तो ये कितना होगा? आर डी थीटा आर डी डी R आर, डी आर। ये होगा आर डी, सॉरी क्या लिख रहा हूं, आर डी थीटा और डी फाई, करेक्ट? यस सर, यस सर। एक मिनट, मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, ये 1 सेकेंड। हाँ, अब बताओ जरा, ये वाला लेंथ सबको क्लियर है? यस सर, डी यस आर। सर। DR. तो d r है सर। और ये हाइट, R d theta। R d theta. theta. तो एरिया हो जाए। और इसका यूनिट वेक्टर Minus Minus phi Minus cap. माइनस फाइव है, Minus phi cap. क्योंकि फाई कैप इधर बढ़ता हुआ है और ये उसके जस्ट अपोजिट हो गया। इसके पीछे वाला फाई कैप सेम Yes, sir. एरिया, इसके पीछे वाला minus R. Minus R cap. माइनस आर Minus r कैप, cap. इधर Minus theta cap. माइनस थीटा कैप। इधर। थीटा कैप। Theta cap. थीटा कैप। तो ये सारी चीजें आपको एक ही तरीके से सारी समझ में आ जाएंगी। और मैथमेटिकली भी, अब देखो ये इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा, हमको इसको मैथमेटिकली भी देखना होगा कि हमें इसको कैसे लिखना है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब जरा मुझे जल्दी से इस वाले टुकड़े का वॉल्यूम भी बता ही दो। इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। R square sin Sin theta theta DR d d theta theta. आर Sin स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर। ये DR. आपको याद भी रहना चाहिए, आप बहुत जगह यूज करोगे, बट ये थोड़ा सा जाके एक बार देखना भी चाहिए कि ये कैसे आता है। इज दैट ओके? यस सर। Yes sir. तो इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बता सकते हो, इफ इज एनी डाउट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कई बार हम उतने अच्छे से ध्यान से नहीं देखते, बट यस, this is clear to everybody? यस सर। So now बस एक बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स के, उसमें आपको अपना ध्यान हमेशा से ये रखना है कि जो सिस्टम होगा उसकी कोई सिमेट्री होगी और उस सिमेट्री के हिसाब से हमें एलिमेंट लेना होगा। तो ये जो स्मॉल चार्ज है, वो आपको पता है कि दैट स्मॉल चार्ज कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डीएल, सिग्मा इंटू डीए और रो इंटू डी टाउ। बस इसी में सारी की सारी चीज छुपी हुई है। तो अब मुझे आपको बताना है,
अगर एक छोटा चार्ज dq है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लाइन वाले सिस्टम के हिसाब से कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ही तो होता है, dq ही होता है, तो लैम्डा लैम्डा dl dl अपॉन ओवर r स्क्वायर। आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे फैला हुआ है तो इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम में फैला हुआ है तो इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी टाउ ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए और कुछ भी हमने नया नहीं किया, बस सेम डीक्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने लिख दिया। अब सब हमें कैलकुलस अप्लाई करना होगा और उसको हमें सीखना होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम कूलॉम्स लॉ पे ही हैं। हम सारे क्वेश्चंस को कूलॉम्स लॉ से कर सकते हैं, चाहे वो लाइन सिस्टम हो, चाहे वो सरफेस सिस्टम हो, और चाहे वो अब एक्चुअल लाइफ में जरा तीनों के एग्जांपल दो फटाफट। एक लाइन पे फैले हुए चार्ज का एग्जांपल दो। चार्ज वायर। एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में नैनो वायर ना, तो Yes, एक्चुअल sir. लाइफ में तो Yes, sir. सिलेंडर ही होगा जिसका Yes, sir. क्रॉस सेक्शन d है और लेंथ l है, बट d इज मच मच स्मॉलर देन l, तो हम उसको वायर कह देते हैं। तो अगर इस पे फैलेगा तो वो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, इसका 2D का कोई एग्जांपल? कैपेसिटर सर, कैपेसिटर सॉरी, कैपेसिटर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक प्लेट, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पूरा प्लेट सर। वॉल्यूम वाली चीज है, वॉल्यूम वाली चीज है कैपेसिटर, सिलेंडर ही तो है। सर पैरेलल पैरेलल प्लेट प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर क्यूबॉइड है। हाँ सर, बट वी हैव टू डील सर विद दिस ना सर। सॉरी, प्लेन शीट के बारे में सर हम बात कर डील, रहे हो क्या? यस सर, यस सर, हम डील तो सर उसी तरीके से करते हैं ना उससे। नहीं नहीं, ऐसे पैरेलल नहीं प्लेट करते हैं। कैपेसिटर। आप कौन बोल रहे हो? सर दीपक रावत सर। दीपक, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। ध्यान देना, वो 2D सिस्टम नहीं है, वो 3D सिस्टम ही है। बस चार्ज उसकी प्लेन शीट पे फैला है, ये बात तुम सही कह रहे हो। ठीक है, यस सर, यस सर, लेकिन बट सर एक्चुअल में वो क्या तो है? ऐसे सर वो है तो 3D सर, निकालते भी हम उसी वे से, पर सर बात ये है कि एनसीईआरटी में सर उसे ना उसी तरीके से दिखाया गया है, और आई थिंक कई सारी बोर्ड्स में वैसे ही करवा रहे हैं वो लोग। एंस मैं अरे इसलिए पूछ रहा भाई, था। तुम ये मत सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं, पहले उस बात को समझो। मैं कह रहा हूं प्लेन यस शीट सर, है, 2D से ही फील्ड निकालेंगे, बट यस सर, वो सिस्टम 2D नहीं है, सिस्टम एक यस सर, 3D वो सिस्टम 3D। है, क्योंकि यस उसकी सर, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर, लेकिन सर उसकी जो एनर्जी एफ, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो भी सर एनसीईआरटी में वैसे ही निकाला गया है सर, 2D की हाँ तरह। वॉल्यूम से ही निकालते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, समझे? दैट एनर्जी यस पर सर, यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। ओके। यस सर, यस अच्छा, इसका एग्जाम्पल है ग्राफीन, 2D सिस्टम का। सर, ठीक है ओके। ना? ग्राफीन क्या है? वो बिल्कुल एक सरफेस पे है, क्योंकि इस डायरेक्शन में बस वो एक एटम चौड़ा है। तो अगर एक्चुअल एग्जाम्पल देखोगे तो टाइप के सिस्टम्स हैं जो नेचुरल से, और 3D के एग्जाम्पल आप दुनिया भर के जो भी चाहो वो दे सकते हो। इज दैट ओके? Yes, sir. तो जो तुम प्लेन शीट लेते हो उसकी चौड़ाई लगभग नेग्लिजिबल लेते हो, इसीलिए वो प्लेन शीट है। ओके, ठीक है, ये तो सारे सिस्टम है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 3D सर में। तो ये नेचुरल, सॉरी, सर यस, 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो हाँ बिल्कुल स्फीयर। कर सकते हैं उसको, डिराक डेल्टा के फॉर्म में लिख देंगे ओके, यस सर, हम। यस। पॉइंट चार्ज को डिराक डेल्टा के फॉर्म में लिख देंगे, दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट। हाँ, इसीलिए जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे जैक्सन देखोगे, तो इसका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट आधे पैराग्राफ में खत्म हो जाता है, फिर वो पॉइंट्स को डेल्टा फंक्शन में लिख के आगे बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि ये सब कोई एक्चुअल सिस्टम्स तो है नहीं जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो जस्ट सीखने के पढ़ रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पहला तरीका कौन सा सीख लिया हम लोगों ने? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए भी
Coulomb's law. कूलम्ब्स लॉ। Coulomb's law. और अब दूसरा सीख लेते हैं, फिर हम ओपन हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम आई वुड से कि 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस मिनिमम, 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इतने पोर्शन से आएंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो विच इज गॉस थ्योरम, ओके। और ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ नहीं रखा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपके क्लास 12 से ही आना शुरू हो जाता है और एक अच्छे खासे लेवल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स वहां पे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम थोड़े से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में थोड़ा ज्यादा जाते हैं और थोड़ी और टफ प्रॉब्लम्स लेते हैं। और स्पेशली हम मीडियम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लैप्लास इक्वेशन लिखेंगे, वो सब चीजें क्लास 12 में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या है कि ये सब फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। और गॉस थ्योरम तो बस इसलिए कहा था कि वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट उसका जो है उसकी वजह से कहते हैं। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये पाया कि अगर हम किसी चार्ज को किसी भी रैंडम सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दें। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। जब बोल तो आप यू आर फ्री टू स्पीक एनी टाइम। तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाया कि जो किसी सरफेस में अगर हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें जिसका नाम फ्लक्स है, उसको मैं डिफाइन करूंगा थोड़े समय में, तो वो फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के आने वाले चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद उसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट दे दिया गया एंड दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अब वापस आते हैं फ्लक्स के ऊपर, और ये सब बहुत शॉर्ट में देखना है बिकॉज आप ऑलरेडी इसका सब जानते हो। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं किसी सरफेस पे किसी छोटे से सरफेस को ले लेता हूं विच इज इन दिस डायरेक्शन। सपोज ये एन कैप डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट इन दिस साइड? इट विल बी ई कॉस थीटा, राइट। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर से अलग है तो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूं, स्मॉल फ्लक्स विच विल बी कॉस थीटा। और अगर ये एरिया डीए है सो इट विल बी इक्वल टू डीए। तो मैंने क्या किया, फील्ड को अपने एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ले लिया एंड दिस क्वांटिटी नोन एज फ्लक्स। इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। सो दिस इज नोन एज फ्लक्स। इज दैट ओके? और अगर फाई निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ई डॉट डीए कर लेना होगा। डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं आपको, जब भी कोई नई चीज आएगी तो मैं आपको साथ साथ बता रहूंगा। आपको मैं डॉट प्रोडक्ट बता चुका हूं इसलिए मैंने यूज कर लिया। सो दिस इज द क्वांटिटी विच इज नोन एज फ्लक्स, ठीक है। और व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस? सो यूनिट ऑफ दिस विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम Yes, sir. और मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगी फ्लक्स की यूनिट। और फ्लक्स उन्होंने ऐसे देखना शुरू किया फैराडे ने कि मान लो एक चार्ज क्यू रखते हैं, इसके अराउंड एक सर्कमफ्रेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस पे हम फील्ड लाइंस बना देते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो इस सर्कमफ्रेंस से जो लाइंस निकलेंगी दैट विल बी नंबर ऑफ लाइंस n by 2 pi r, यही होगी ना। so that means that will be proportional to 1 by r. is this correct? Yes, sir. लेकिन Yes, आपको sir. पता है कि जब भी पॉइंट चार्ज रखोगे तो वो एक 3D फिगर होगा। तो वो जो फील्ड लाइंस हमें निकालना चाहिए वो n by 4 pi r स्क्वायर निकालना चाहिए। यस और नो? कि कितनी sir. फील्ड लाइंस पर यूनिट, तो इसलिए वो प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होगा। और वो आपको पता है कि फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो वो कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है ना कि जो फील्ड है और फ्लक्स रिलेटेड है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बेसिस पे उन्होंने ग्रो किया कॉन्सेप्ट को, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से निकल के आया कि अगर मैं सपोज कोई चार्ज ले लूं और इस चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दूं जिस एरिया r है, सॉरी जिसका रेडियस r है, और यहां पे मैं छोटा सा एरिया ले लूं और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ओके, और फील्ड हर जगह इक्वल है। ये बात बहुत आप मिस कर जाते हो।
तो फिर ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे जहां लगातार बदल रही है। यहां मजेदार बात यह है कि हर जगह फील्ड द फील्ड इज सेम, जस्ट डायरेक्शन ही तो बदल रही है, मैग्नीट्यूड इज चेंज और नो, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड द चार्ज एंड बोथ आर सेम। और जहां भी मैं ए लूंगा ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं जरा फ्लक्स निकालता हूं, स्मॉल फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? व्हाट विल बी स्मॉल फ्लक्स? E dot dA, and what is E? 1/4 pi epsilon naught Q, yes, by r square into by 1 by r square, r dot, yes or no? yes sir, Yes, sir. And D. into small area dA, दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा which will be 1। तो जो स्मॉल फ्लक्स आएगा that will be Q by 4 pi epsilon naught, yes, Yes. r square into dA. This will be small flux. Is this okay? yes sir, अब अगर मैं पूरे सरफेस का ले लूं फ्लक्स नेट कर लूं, और इसके लिए मैं क्या करूं कि पूरे सरफेस को क्लोज कर दूं, ध्यान से देखना, तो क्लोज ई डॉट डी कर दूं, तो मेरे पास इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एलन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इंसिडेंटली ये क्यू बाई एफ साइलन नॉट आ जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब ये आर से इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, कुछ Yes, sir. ऐसा Yes, sir. हुआ कि आर से, इसका मतलब ये हुआ कैसा भी सरफेस बनाओ, बलून एक सरफेस से बंद कर दो तो भी आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इस चार्ज को एक बलून के अंदर बंद कर दूं तो टोटल फ्लक्स जो फ्लक्स नेट वो कितनी होगी, Q by by epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट होगी। दिस इज अ बलून। और इस कॉन्सेप्ट को हम गॉस थ्योरम कहते हैं, और इसको अब लिख लिए, और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आप बहुत एंजॉय करोगे जब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे अच्छी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा। ठीक है, सो दैट विल बी क्लोज इंटीग्रल। अगर फाई नेट कहूं थ्रू अ क्लोज सरफेस, और ये ध्यान रखना कई बार फ्लक्स पूछ लेता है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम सरफेस क्लोज कर। सो ई डॉट डी ए will be equal to Q enclosed over epsilon naught. Yes? Yes, sir. yes sir, So this is, you can see, always true, because वो तो आपने mathematically निकाल लिया। Yes? But not always useful. Not always useful. अब इसका एक बड़ा ही सिंपल सी पहले बात समझ लो। जैसे एक पॉइंट चार्ज था तो यूजफुल तब हुआ जब तुमने, मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, उल्टी बात कर रहा हूं मैं, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यस और नो? yes दिस sir, विल बी द डायरेक्शन sir. ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट विल बी आउटसाइड। और यहां पे मैं कोई एरिया वेक्टर ले लूंगा, तो जब मैं फाई लिखूंगा नेट, so that will be integral E dot dA, and that through Gauss theorem is Q by epsilon naught. So it will become closed integral E dA, which will be equal to Q by epsilon naught. Yes? yes sir, Yes, sir. अब मजेदार बात यह है कि जब मैं सरफेस पे चलूंगा तो फील्ड हर जगह सेम है। जब मैं एरिया के इंटीग्रेशन में जाऊंगा फील्ड सब जगह सेम है, इसलिए ई बाहर आएगा और एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो मैंने पहले इससे गॉस थ्योरम लिख दिया था और अब इसी से फील्ड निकाल दिया। इज दैट? लेकिन Yes, अब sir. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जिसमें यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि यहाँ फील्ड E1 है, यहाँ फील्ड E2 है,
यहाँ फील्ड E3 है, यहाँ फील्ड E4 है। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? यहाँ ज्यादा चार्ज चिपका हुआ है, यहाँ कम होता जा रहा है, यहाँ पे चलो मैं नंबर्स के टर्म में लिख देता हूं, आपको इंटरेस्टिंग इसके लगेगा। लिए कोई फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक कोई फील्ड में? फंक्शन दे दूंगा, अभी तो समझा रहा हूं ना कि कब नहीं लगा सकते हो, नहीं तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। देखो ये सपोज स्फेयर है और यहां पे चार्ज 1 यूनिट है, और फिर क्या हो रहा है कि सॉरी यहां पे 0 यूनिट है, और यहां पे फिर 0.1 0.2 ऐसे बढ़ते 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 यहां पे हमारा 1 हो गया, और उसके बाद फिर 0.9 0.8 और घटते घटते यहां पे वापस 0 हो गया। आप समझ रहे हो बात को? अगर कुछ इस टाइप का फील्ड प्रोफाइल है तो क्या मैं गॉस थ्योरम लगा नहीं सकता हूं? I think no, sir. अपना No, sir. प्लीज माइक ऑफ कर लो भाई। किसका माइक ऑन? ऑन करो और फट से ऑफ भी कर दो ताकि, मेरा हाँ प्लीज, ठीक है। अगर बिल्कुल शांति हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो ये बात समझ रहे हो आप? तो अभी मैंने कोई प्रोफाइल मान लो साइन टाइप की प्रोफाइल लगा ली कि साइन 0 इज 0, फिर बढ़ते बढ़ते 90 पे मैक्सिमम हो गया, फिर आगे चलते चलते, समझ रहे हो ना बात को? तो फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो गॉस थ्योरम तो ट्रू है, बट अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे इंटीग्रल के बाहर ई निकलेगा ही नहीं, तो तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटा छोटा एरिया लेकर। आप समझ रहे हो? तो जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम थी उसमें मुझे पहले एक रैंडम स्ट्रक्चर पे, इस तरीके का एक रैंडम स्ट्रक्चर था, मान लो पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसके एक छोटे से एरिया पे जिसको मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल में ब्रेक कर रखा था, यहां पे फील्ड निकाला, मान लो दैट वाज इवन, और ऐसे ऐसे करते हुए 1 मिलियन टुकड़ों पे फील्ड निकाला और बाद में उनका वेक्टर सम किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गॉस थ्योरम तो लग रही है, बट that is not always useful. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सर ग्रेन Yes, साइज सर, yes. सर एक ग्रेन साइज जैसे माइनर सा पैरेललिज्म होता है, एक पहले आप, हाँ बताओ। जैसे अभी आपने बताया सर, ये ग्रेन टाइप है जैसे हम पैरेललिज्म में देखते हैं, उसमें अलग अलग करके डायपोल मोमेंट निकालते हैं, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम बस इससे समझो ना, यहां से मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से बता रहा हूं भाई। मैथमेटिकली ये ई को जो फट से बाहर लेकर आते हो वो तो तभी कर सकते हो ना जब ई बदल नहीं रहा, कोई नंबर है, मान लो ये 4 है, तभी तो बाहर ला सकते हो। यस सर। तो बिकॉज इस चार्ज के केस में जो भी मैग्नीट्यूड है KQ/R², दैट इज लाइक अ नंबर ए, तो इस नंबर ए को तुम बाहर लिख लेते हो, यस और नो? बिकॉज इस पूरी जगह पे ये बदल नहीं रहा है। अगर ये बदले तो तुम्हें इसके अंदर ही इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर हाँ एक माइनर सा कंफ्यूजन है, जैसे कि अभी आपने व्हेन वी से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब वो उसको मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बिकॉज देखो हो क्या रहा है कि जैसे तुम एरिया वेक्टर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, फिर एरिया वेक्टर यहां लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, फिर एरिया वेक्टर यहां लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और तो इसको उड़ के तुम 4π² लिख रहे हो। यस सर, लेकिन आर कैप के डायरेक्शन में भी मतलब डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट ना सर, कि नहीं? मतलब आर कैप डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट ना? R cap direction is always in the case of in the towards area vector. R cap direction is always towards एरिया वेक्टर। the area way. अगर उनमें कहीं कुछ चेंज हुआ तो उसको हमें देना पड़ेगा उस यूनिट वेक्टर का। तो मतलब आप इसको ओपन करते समय बहुत ध्यान पूर्वक रहो, बाकी मैं आगे बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ आएगा और फिर कैसे बाहर निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। ओके ओके सर, ओके। तो जो फ्लक्स कैलकुलेशन है वो बहुत ही
क्लियर है कि गॉस थ्योरम हमेशा सही रहेगा, बट जहां इंटीग्रेबल होगा आसानी से वहां हम लगा पाएंगे, जहां इंटीग्रेबल नहीं होगा वहां पे हम नहीं लगा पाएंगे। इज दिस ओके? अब देखना ध्यान से, एक ये प्रॉब्लम आप लोग बहुत टाइम करते रहते हो कि एक छोटा सा क्यूब है, राइट, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है साइड पे, क्यू चार्ज रखा हुआ है विच इज अ पॉइंट, और आपको दिया जाता है कि यहां से फ्लक्स निकालना है ना। ये फेमस क्वेश्चन है, हर जगह दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करते, राइट। Yes, sir. और ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। तो आ करते हो कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे चार्ज इनक्लोज चाहिए, राइट। और ये जो चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, ये ऑब्वियसली पूरा एनक्लोज्ड नहीं है, यस और नो? हाँ। Yes, तो sir. आप क्या करते हो कि इसके अगल बगल क्यूब्स रख देते हो, इसके उस पीछे इधर 2 रख देते हो, फिर नीचे 4 रख देते हो। तो इस तरीके से 4, इधर 4 साइड्स आ जाते हैं, और अब ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है, ठीक है ना। देखा हुआ है आपने वो फिगर कि अगर Yes, sir. अगर ये क्यूब है, इसके पीछे एक क्यूब रख दो, इस बगल एक क्यूब रख दो, और इसके नीचे रख दो, इधर रख दो, तो ऐसे होगा कि ये इस तरफ जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, राइट। इस तरीके से बन जाएगा, और ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, और ये सारे क्यूब्स आप पूरे कर लेना, राइट। तो आपको तो जो फ्लक्स निकालना था नेट, नाउ दैट विल बी Q इन एप्सिलॉन नॉट, राइट, यस और नो? Yes, Yes, बिकॉज sir. अब तो ये पूरा ही अंदर आ गया, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू, और अब इन सबसे बराबर फ्लक्स निकलेगा, बिकॉज अब तो बिल्कुल सिमेट्रिकली ये बीच में आ गया, राइट। तो फ्लक्स थ्रू शेडेड कितना होगा? Q by 6 epsilon Q by naught. 6 epsilon naught. Q No, by no. 16 epsilon naught, sir. थ्रू दिस, ओनली दिस निकालना है ना। Okay, 16. so Q by Q तो by पहले 40 Q by 24. 16. तो आप देखो पहले ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 6 साइड्स हैं, तो टोटल कितने बन गए? 24। Yes, sir. तो इसका मतलब शेडेड वाला 1/24 हो जाएगा, Q by एफ नॉट। यस, Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. और ये बताओ जरा, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. अब जरा इसको दूसरे नजर से देखते हैं। ये वाला नजरिया आपको ऑलरेडी पता है सबको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हो। इस वाले चार्ज को हम ऐसे बिल्कुल सेम क्यूब के बीचों बीच में आ जाएगा। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये ऐसे क्यूब इधर आएगा, फिर इसके बगल में क्यूब आ जाएगा इसके नीचे, और ये बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच जाएगा, राइट। तो ऐसे एक साइड जब तुम देखोगे, तो एक साइड अब 4 साइड से मिलके बने हैं। तो अब जब मैं इसको लिखता हूं, तो यहां पे लिखता हूं मैं E इंटू एरिया इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस एरिया को A लिख दूं, तो ये ऐसे कितने एरिया से मिलके बना है? 24, राइट, 24 Right, sir. A। तो अगर एक एरिया से फ्लक्स निकालना है, तो E इंटू ए विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है। यस, अब देखो जरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, शायद आपको पसंद आए, कि सेम प्रॉब्लम है, जिसमें एक स्फीयर रखा हुआ है, ओके, सॉरी चार्ज रखा हुआ है, चार्ज इज हियर, दिस चार्ज इज Q। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अब देखो जरा ध्यान से सब लोग, EDA बार बार होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. E डॉट DA की बात होती है। तो जब तुम ये वाला फेस देखोगे,
तो इस फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ सोच पा रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. यस सर, दिस इज एक्स, माइनस एक्स कर, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। माइनस सो ये वाला साइड जो होगा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? माइनस वाई कैप। माइनस वाई कैप। दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब, ध्यान से सोच के देखो। ये क्यूब ऐसे है ना भाई, दिस क्यूब इज लाइक दिस। Yes, sir. सो इधर वाई कैप है तो ये वाला माइनस वाई कैप, तो इसका एरिया माइनस वाई कैप है। और जो जो चार्ज फील्ड है वो तो अलोंग द सरफेस निकलेगी ना। यस, यस सर, रेडियन निकलेगी सर। दो कर हाँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं भाई? ये चार्ज ऐसे ऐसे पहले सरफेस बनाओगे तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये सरफेस को ऐसे बनाना है, ठीक है? तो अब ये चार्ज है, ध्यान से, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो? हाँ सर Yes, दिख sir. रहा है। Yes, sir. तो इस चार्ज की वजह से फील्ड तो ऐसे निकली, इस एरिया वेक्टर के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। Yes, sir. बोलो। राइट सर। तो इस वाले से फ्लक्स जो होगा वो 0 निकलेगा। ये जो नीचे, ये वाले से, और ये जो नीचे वाला, इससे बताओ भाई कितना निकलेगा? सर इससे भी जीरो निकलेगा इससे भी सर। 0। जीरो। इससे भी 0। सर ये नहीं समझ रहा सर, कंफ्यूजन हो रहा ये है। दोबारा बता दो। मतलब वो प्लेन को परपेंडिकुलर कैसे हो? अरे भाई ये बॉक्स क्या इसी पे बना हुआ है? अगर मान लो कोई हाँ बॉक्स सर। लोगे, ये बॉक्स है, अब आ गया बॉक्स, देखो ये बॉक्स है, ठीक? बॉक्स तो ऐसे होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये चार्ज यहां रखा हुआ है, हाँ सर। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर है, यस सर। इस पे एक मार्क लगा लो छोटा सा। हाँ सर। अब इस चार्ज से फील्ड देखो जरा, तो वो तो अलोंग द सरफेस होती हुई निकल जाएगी। हाँ सर। सर तो वो उस कंफ्यूजन नहीं था सर, एक्चुअली अभी चार्ज मतलब क्यू रखा है तो फील्ड तो हर डायरेक्शन में होगा ना उसका। तो अरे तो हर डायरेक्शन में होगा, तुम तो वहां देखोगे जहां एरिया वेक्टर बना रहे हो, कि तुम ब्रह्मांड में ढूंढने जाओगे? नहीं सर ऐसे नहीं। तुम फील्ड कहाँ देखोगे भाई? ई डॉट डी ए देखोगे कि और देखोगे? तो हाँ तो सर। तुमने जब इस बॉक्स पे यहाँ एक छोटा सा पैच लगाया, तो वो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और जब तुमने इससे उस पे फील्ड देखनी चाहिए तो वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहा है। ये बात बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ। और इसी तरह से यहाँ पे देखो, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, और जब तुम फील्ड बनाओगे तो अलोंग निकल जाएगी। और इसी तरह से ये पीछे वाला जो है, इससे भी जीरो होगा सर। यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा? 0। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस। Yes, sir. यस सर। और जो बचे हुए 3 फेस हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये सामने वाला, सर एक सामने वाला, एक साइड वाला और एक ये वाला, और ऊपर वाला। ऊपर वाला। और एक ऊपर वाला। 3 बिल्कुल सेम है इस चार्ज के लिए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इसके लिए कोई फर्क नहीं है, जैसा ये है वैसा ही ये सामने वाला है, वैसा ही ये सामने वाला है। इज दिस ओके? यस तो Yes, sir. तीनों पे sir. फ्लक्स मान लेते हैं फाई। फाई ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा तुम्हें? ये मैंने इसके लिए बनाया है, शेडेड वाले के लिए नहीं। क्लियर है सर, क्लियर है। फाई फाई और आगे वाला फाई। यस, तो फाई नेट है 3 फाई। यस सर। बोलो भाई, स्केलर Yes, sir. क्वांटिटी है फ्लक्स। यस और नो? Yes, sir. सर अब जरा सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं। चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, वो होगा तो कोई गोला ही, बस उसका रेडियस इस लेंथ से बहुत छोटा है, इतनी सी बात है। तो इसको थोड़ा सर। गोला बना देते हैं, सॉलिड स्टेट में आ गए। अब ये जो गोला साइड पे रखा है, गोले का 1/8 वॉल्यूम अंदर होता है। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अंदर आने वाला चार्ज जो है
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज 2/8/ε0 होगा। इसका मतलब एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स 1/24 Q/ε0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Interesting. I hope that you all liked it. Yes? So much, sir. How much, sir? तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो भाई एटम भी बहुत छोटा है। सिंपल मॉडल में तो स्फेयर ही है, तो कोई चीज Yes, sir. छोटी है तो किसके कंपैरिजन में है, तो इसके लेंथ के कंपैरिजन में छोटा कर लिया। बट अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स देखो तो इसका 1/8 वॉल्यूम तो अंदर आएगा ही, तो उसके हिसाब से 1/4 भी अंदर लेके आएगा। मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान ली, ठीक है ना, उस गोले की। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब देखो जरा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। एक चार्ज यहां रखा हुआ है, नेट फ्लक्स बताओ जल्दी जल्दी। 0. नेट फ्लक्स, नेट, ये क्या है फाई, ये वन साइड से है। चलो इसमें कंफ्यूज मत होना, नेट और वन साइड, ये माना कि इस शेडेड पोर्शन से फ्लक्स है, ओके, या फिर इस शेडेड से या फिर पीछे वाले ऊपर वाले शेडेड से, यस और नो। तो अब ये बताओ कि फाई नेट क्या होगा इस केस में। नेट Q/20 E0 plus Q/24 E0. Q/2ε0। अरे भाई अगर दीवार पे चार्ज धंसा हुआ है तो आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड स्टेट की चीज है भाई। अब आप लोग क्या कहते हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, आगे sir. sir. Yes, sir. अब अगर आगे सर, आगे। दीवार के कोने में धंसा हुआ है तो सर दीवार के कोने में दशा है तो 1/4 हो जाएगी सर। 1/4, 2/4 है। ठीक है ना। तो सब में हमने Yes, sir. सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट लगा दिया और फटाफट फ्लक्स निकालते चले जा रहे हो, ठीक है। और ये सब नेट है, ठीक है ना। अब ये एक कोने पे जाने पे फाई इसलिए पूछा जा सका क्योंकि 3 दीवारें इस चार्ज के लिए बिल्कुल सेम है। अब अपने घर में कॉर्नर में चार्ज रखना और फिर देखना कौन सी 3 दीवार उस चार्ज का माहौल बिल्कुल सेम है। द नेबरहुड इज एब्सोल्युटली सेम। सो इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके सो अब जो है गॉस थ्योरम अप्लाई करके, और मजेदार बात यह है कि हम पॉइंट चार्ज को डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऐसा लिख दूं कि जो एक पॉइंट पे है और बाकी कहीं नहीं है तो वो पॉइंट चार्ज ही तो हो गया। वॉल्यूम लिखूं जो एक पॉइंट पे है बाकी कहीं नहीं है तो वो वॉल्यूम होकर भी क्या हो गया, एक Point पॉइंट charge. हो गया, Point charge. ठीक है ना। तो वो Yes, मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, बट एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अब देखो, आप हर उस केस में गॉस थ्योरम लगा सकते हो जहां पे आपको ऐसा सरफेस मिल जाए कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो और फील्ड की वैल्यू ना बदले, ताकि मैं फील्ड बाहर लेके आ सकूं। अगर मैं फील्ड बाहर लेके आ सका तो फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। अगर फील्ड बाहर नहीं ला सका तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? अब Yes, sir. Yes, sir. अब अभी ही मैं एक प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है और कोई वायर है सपोज, और XYZ इस तरीके से दिया हुआ है, और सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी दी है रो इज इक्वल टू रो नॉट कॉस ऑफ फाई, ठीक है। अब जैसे ही तुम गॉस थ्योरम लगाने जाओगे
ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जब तुम यहां खड़े हो इस सिलेंडर पे, यहां खड़े हो, तो चार्ज डेंसिटी कैसी है? रो नॉट है, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आपको पता है कि फाई एक्स के साथ होता है, पता है कि भूल चुके हो? पता है सर। Yes, तो sir. जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी, ये चार्ज रो नॉट से लगातार कम होता हुआ यहाँ पे 0 हो जाएगा इस सिलेंडर में। हाँ, Yes, sir. Yes, फिर sir. जब तुम चलते हुए पीछे पहुंचोगे 180 पे, तो इसकी पीछे वाली साइड पे जहां से ये निकल रहा है, राइट? अब बताना बहुत मुश्किल होगा, बट आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. वहां पे पूरा माइनस रो नॉट चार्ज फैल जाएगा। तो अब बिकॉज ये डिपेंडेंट है, तो बाकी कोई डिपेंडेंट नहीं है, यानी इस पूरे लाइन पे डेंसिटी रो नॉट ही होगी, इस पूरे लाइन पे डेंसिटी Rho naught. 0 Zero. होगी, 0. पीछे वाले पे डेंसिटी Minus माइनस माइनस सिग्मा Zero. नॉट होगी। और वापस रो नॉट हो जाएगी। तो इस तरीके से डेंसिटी बदल रही है। तो अब अगर ऐसे केस में मैं छोटा सा एरिया लूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो गॉस थ्योरम विल नॉट वर्क। और कूलम्स लॉ तो बहुत ही पावरफुल है, तो कूलम्स लॉ से इसको निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके, तो Yes, sir. ये मैंने अभी इसलिए बता दिया कि आपको फाई वाली फीलिंग आ जाए। फाई वाली फीलिंग, और इसमें दो चीजें हैं, एक फीलिंग ऑफ फाई और एक गॉस थ्योरम की इनएबिलिटी। पहले लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, तो तुम क्या देखोगे कि मान लो तुम एक सरफेस बना भी लो, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस सिर्फ सिमिट्री को देख के नहीं होता, वो ये भी देखा जाता है कि फील्ड हर जगह क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड Same में होनी सेम चाहिए। होनी चाहिए। Same होनी तो चाहिए। जब तुम यह देखोगे तो फील्ड रो नॉट की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, और फिर लगातार मैग्नीट्यूड कम होता होता यहाँ 0 होगा, यहाँ तो डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाएगी। हाँ, बिकॉज Yes, sir. माइनस रो नॉट आ जाए। तो इसलिए गॉस लॉ नहीं लग पाएगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको जो अभी पिछली कई सारी प्रॉब्लम्स कराई, तो मैंने उसको इरुडोव से लिया, और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो गेट, नेट और जैम और इन सब चीजों में बहुत सारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका ओरिजिन वही बुक इरुडोव, क्योंकि उससे सभी ने लिया है ऑब्वियसली, तो वो वन ऑफ द फंडामेंटल बुक्स है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी इरुडोव की है, और शायद जेस्ट में भी पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है। ठीक है ना? तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो अभी आज की डेट में फिर मैं ये मानूं कि आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट्स का आइडिया हो गया है। अभी और भी चीजें जो बतानी है वो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे, बट एटलीस्ट जो मिनिमम जो जानना चाहिए उसका आइडिया हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. sir. सो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, और अब आप रेडी रहो कि सिलिंड्रिकल सिस्टम होगा, स्फेरिकल सिस्टम होगा, कहीं वहां का सिलिंड्रिकल स्मॉल वॉल्यूम लेना होगा, स्मॉल एरिया लेना होगा, इस सब टाइप की चीजें अब जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं sir. फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, Happy sir. learning, Thank sir. you. Yes, sir. थैंक यू।